कम में और छोटे में ही आपको बताएंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब इधर मोहन भागवत बयान देते हैं कि भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था। भारत की आजादी का कोई और दिन बताते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, मैं उस पर नहीं जाता। मोहन भागवत का इतना कहना ही आरएसएस के जन्म से लेकर, आदि से लेकर और अंत तक जो अब होने वाला है की कहानी कह देता है। आरएसएस भारत को 1947 में आजाद नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आरएसएस चाहता था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर के, और इसीलिए अंग्रेजों के साथ मिलकर के वो सरकार भी चला रहे थे, यहां तक कि मुस्लिम लीग और दूसरे मतलब इस तरह के शासनाधीशों के साथ मिलकर के आरएसएस सरकार चला रही थी। उस समय उनकी गुलामी कर रही थी, उनकी जी हुजूरी कर रही थी, उन्हीं के लिए काम कर रही थी, जिनमें बहुत से नाम सामने हैं। इनके सारे पूर्वज अंग्रेजों को जाने नहीं देना चाहते थे। इवन क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध किए थे, गांधी को भी मार डाला, या इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि भारत उस समय उस तरीके से, यानी भारत अंग्रेज जब जा रहे थे तो कांग्रेस को सत्ता देकर गए, ये आरएसएस को पचा नहीं, क्योंकि आरएसएस उनसे इसीलिए मिली हुई थी, उनकी जी हुजूरी इसीलिए कर रही थी, उनकी मुखबिरी इसीलिए कर रही थी, देश से गद्दारी इसीलिए कर रही थी कि जब भी ये जाएंगे आजादी के बाद, मतलब जाएंगे तब हमारे हाथ में सत्ता देके जाएंगे, जो नहीं मिला। इसलिए मोहन भागवत या आरएसएस के पूर्वज ये यही कहते रहे, कह रहे हैं और मानते हैं, मानेंगे भी, आगे भी मानेंगे कि भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था। अब कब आजाद हुआ था, चाहे उसको राम मंदिर से जोड़ें, चाहे उसको नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से जोड़ें, जब जो भी करना, जो भी जोड़ें, जो भी कहें, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आरएसएस को सत्ता उस समय नहीं मिली तो आरएसएस ने उसे आजादी नहीं माना। आरएसएस तभी से खूनी खेल शुरू कर दिया, खूनी खेल खेलता रहा, भारत में दंगे करवाता रहा, दंगे करता रहा, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहां से भगवाना, उन पर हमले करवाना, ये सारी साजिशों में हिंदू मुसलमान के जितने भी दंगे हुए, जो भी हुआ भारत में, जितने भी, सब आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोगों ने करवाया या ऐसा माहौल तैयार किया कि इस तरह की घटनाएं हो। क्योंकि वो 1947 की मिली आजादी को आजादी नहीं मानते थे, क्योंकि वो कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी उसके बाद, जो ये नहीं चाहते थे, और इनको सत्ता मिले इसीलिए ये अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, मुखबिरी करते रहे, देश से गद्दारी करते रहे, देशद्रोही काम करते रहे, देशद्रोहियों से मिले रहे। इसलिए मोहन भागवत का यह कहना कि 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ जायज है उनके लिए, देश के लिए नहीं। अब रही बात, मोहन भागवत ये क्या करके भी आजाद घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई और देश होता तो मोहन भागवत या इस तरह के बयान देने वाले जेल के अंदर होते। अब यहीं से वो बात भी शुरू हो जाती है जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम स्टेट से, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या मोदी अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। बात 101% सच है कि आज सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं, विपक्षी नेता नहीं, देश का एक एक नागरिक इंडियन स्टेट से लड़ रहा है, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आजादी के लिए, न्याय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बहुत तरह से और हर तरह से लड़ रहा है। यह सच है। ईडी की भूमिका, सीबीआई की भूमिका, आईटी की भूमिका, चुनाव आयोग की भूमिका या दूसरे और संस्थान जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पापों पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? इंडियन स्टेट से लड़ना ही कहेंगे ना। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सिर्फ विपक्ष नहीं, सिर्फ सत्ता में बैठे लोग या सत्ता के करीब जाने वाले लोग या पक्ष या विपक्ष, वो नहीं, देश का हर आदमी आज लड़ रहा है इंडियन स्टेट से, जो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया हुआ है। यानी इसीलिए मैंने
यह बात और बड़ी साफ गोई से कहा कि 26 मई 2014 को भारत गुलाम हुआ। गुलामी किसे कहते हैं? आम आदमी के हाथ में हथकड़ी पहनाकर जेल में डालने को गुलामी नहीं, वो गुलामी थोड़ी है। गुलामी तो यह है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं सुनेगा, आपकी आवाज कहीं नहीं जाएगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। मीडिया आपकी न दिखाता है, न बताता है, न सुनता है, न सुनाता है। न्यायपालिका आपके लिए नहीं बनी है। अब न्यायपालिका की घटनाओं को भी देख लीजिए। कार्यपालिका आपके लिए काम नहीं करता है। विधायिका तो आपके साथ है ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप गुलाम हैं। यहां यह बात भी पूरी तरह से क्लियर कट साफ हो गई मेरे दोस्त कि भारत 26 मई 2014 को गुलाम हुआ था, उस दिन जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। और वो गुलामी थी अमेरिका की, वो गुलामी थी चीन की। चीन के सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चीन हिमाकत पर हिमाकत किए जा रहा है, गांव बसा रहा है भारत में घुस करके। अब सरकार भी मान रही है, और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड है। और नरेंद्र मोदी इसलिए कंप्रोमाइज्ड है क्योंकि अडानी का हित है। अडानी को बचाना है, अडानी का बिजनेस चलाना है, अडानी को पूरा भारत के संसाधन को अडानी को सौंपना है, पूरा भारत अडानी के हवाले करना है। इसलिए दूसरे देशों का जो दबाव है, दूसरे देशों का जो हमला है, उस पर नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि बीच में चाइना के सामने आपके विदेश मंत्री ने, जो कि वो नरेंद्र मोदी की ही भाषा थी, विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि हम चाइना से कहां लड़ सकते हैं, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप समझ चुके हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि मैंने कहा कि भारत अब महंगा तेल खरीद करके रसिया से दोस्ती भी तोड़ने के लिए तैयार हो गया, महंगा तेल खरीदने के लिए तैयार हो गया, अपने लोगों को फिर से और महंगाई, अपने लोगों पर महंगाई और डालने के लिए तैयार हो गया अमेरिका के दबाव में। यानी रसिया से दोस्ती भी खत्म करने के लिए तैयार है, रसिया से तेल भी नहीं खरीदेगा, तो भारत में तेल महंगा मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि 200 रुपया पर लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए आप तैयार हो जाइए, जबकि जो कि 100 रुपए के आसपास घूम रहा है, अब 200 रुपए के आसपास घूमेगा। क्योंकि उस रूट में नरेंद्र मोदी को शामिल होना है, क्योंकि उस आयात और रिफाइनरीज और फिर बाहर बेचने में, सब में अडानी का बिजनेस है, अडानी और अंबानी को फायदा है। फिलहाल पूरा देश, पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय, नरेंद्र मोदी या पूरा भारत का पूरा संसाधन, भारत की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, भारत का पूरा स्टेट, सब कुछ अडानी तक सीमित हो चुका है, अडानी के लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी खुद अडानी की चौकीदारी कर रहे हैं, सीईओ की तरह उसका व्यापार संभाल रहे हैं, दूसरे देशों में घूमकर उसे व्यापार दिलवा रहे हैं। इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है मेरे दोस्त? और न्यायपालिका का हाल या प्रशासनिक हाल अब यह समझिए मेरे दोस्त, नए नए कुछ बलात्कारियों के नाम फिर से सामने आए हैं। पुराने तो बहुत से हैं, उनके केसेस अनगिनत हैं, उनकी कहानियां अनगिनत हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, करेंगे भी नहीं। आगे कुछ लोगों के और नाम, बलात्कारियों के नाम आए हैं। इस तरह से बलात्कारियों के नाम आ रहे हैं सामने और छप रहे हैं। नाम लेने से कोई फायदा नहीं, छप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी कहना भी कोई गलत नहीं होगा। वो स्थिति बन चुकी है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं होगी, और आगे भी उस पर कोई बात नहीं होगी। अब सवाल यह है कि भारत चाइना के सामने, अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज कर रहा है, करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी के नाते। इसके लिए अडानी के हितों को ध्यान में रखकर जो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, उससे उसकी बातें ना हो, उस पर बातें ना हो, इसलिए मोहन भागवत जैसे लोगों की पीड़ाएं बार बार उठती हैं। अब फाइनल कंक्लूजन मेरे दोस्त, कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने पूरी तरह से इस समय सड़क पर उतर चुके हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी कह चुके हैं, दूसरा देश होता तो अब तक जेल में होते। फिलहाल नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की बात पहले ही कह चुके हैं, अडानी को पहले ही कह चुके हैं। तो ये तीनों विलेन हैं भारत के, जिनको गिरफ्तार होना चाहिए। तो आज फिलहाल जो चल रहा है कि मोहन भागवत की गिरफ्तारी हो और आरएसएस पे बैन लगे। यहां अंतिम क्लोजर
मेरे दोस्त, आप क्या सोचते हैं? विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, अब एक होकर के इस बात को, इस मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत का यह कहना कि 1947 में भारत को आजादी नहीं मिली, पूरे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खां, ऐसे न जाने 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने, लगभग 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों के प्राणों की आहुति पर सवाल खड़ा कर देता है मोहन भागवत का यह कहना कि 1947 में आजादी नहीं मिली थी। उनके बारे में यह कहना, यह टिप्पणी करना एक तरह से अपने आप में एक देशद्रोह है, एक गद्दारी है। तो निश्चय ही मोहन भागवत के गिरफ्तारी की मांग करना विपक्ष का जायज है, मांग होनी चाहिए। अब जड़ की बात, सारे फसाद की जड़ आरएसएस है, आज से नहीं पहले से भी। इनके दुष्कर्म ही सामने आए हैं, अब तक अच्छे कर्म तो आए नहीं। और अगर अच्छे कर्म नरेंद्र मोदी हैं, अगर अच्छे कर्म अमेरिका के सामने घुटने टेकना है, अगर अच्छे कर्म चीन से कंप्रोमाइज करना है, अगर अच्छे कर्म जो हमारे दोस्त हैं उनसे दोस्ती तोड़ना है, अच्छे कर्म भारत के बाजार को चीन और अमेरिका को सौंपना है, तो इसे अच्छे कर्म तो नहीं कहेंगे। अच्छे कर्म तो सामने नहीं आए, बुरे कर्म ही सामने आते रहे हैं अब तक, गाहे बगाहे, या जब भी आए। वो तो पहले से वो झंडा भी नहीं फहराते, वो मानते भी नहीं, ना मानने का उनका कारण अलग है। लेकिन अब देश के लिए क्या करना है? क्या देश को इस निर्णय पर आ जाना चाहिए, या यह निर्णय हो जाना चाहिए कि आरएसएस पर बैन लगे? आप क्या सोचते हैं? विपक्षी पार्टियां तैयार हैं, इंडिया गठबंधन इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज बहुत से जगह प्रदर्शन हुए, धरना हुए, जो भी हुए, और आगे ये मुद्दा यहां रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं एक नागरिक होने के नाते? क्या आप नहीं मानते कि आप गुलामी झेल रहे हैं? क्या आप नहीं मानते कि आपकी आवाज को दबाया जा रहा है? क्या आप नहीं मानते कि आपके साथ अन्याय किया जा रहा है? आपको न्याय भी नहीं मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, न्याय नहीं मिल रहा। क्या आप इसे महसूस करते हैं? आज भारत के 80 करोड़ लोगों से ज्यादा को 5 किलो अनाज का कटोरा थमाकर नरेंद्र मोदी ने 5 किलो फ्री अनाज की लाइन में खड़ा कर दिया है। लोगों की नौकरियां छीन ली है, लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, यहां तक कि रोजगार का प्रयास करना ही छोड़ दिए हैं, नौकरी का प्रयास करना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उन्हें नौकरी अब नहीं मिलेगी। वैसे भी सारे संस्थानों को नरेंद्र मोदी बेच चुके हैं, नौकरी दे ही नहीं सकते, देंगे कहां से? कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो बेच के खा गए नरेंद्र मोदी। आप इसे क्या मानते हैं? क्या आप नहीं मानते कि 26 मई 2014 को भारत गुलाम हुआ था? क्या आप नहीं मानते कि मोहन भागवत की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या आप नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए? वरना हम जिस तरह से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, बद से बदतर होता जाएगा। महंगाई से कमर टूट रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी सीमा पार कर चुकी है, कर्जा भारत पर लदता जा रहा है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है। भारत को पूरी तरह से बर्बाद करवा कर ही दम लेंगे, या भारत को श्रीलंका या बांग्लादेश बनाकर ही दम लेंगे? अगर नहीं तो सोचिए और अपनी राय भी जाहिर कीजिए।